डियर स्टूडेंट, मनीष बायो वाला MBW में आपका स्वागत है। आज एक बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आया हूं। क्लास 10th का है टॉपिक। देखो प्यारे बच्चों, मैं आपको उछल उछल के मटक मटक के नहीं पढ़ाने वाला हूं। आपको ओरिजिनल ज्ञान दूंगा जो सच में आपको जरूरत है। तो आज हमारा जो चैप्टर है, जो बायोलॉजी का जो चैप्टर है क्लास 10th में, वो है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम मतलब क्या है? लाइफ प्रोसेसेस। मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा कि लाइफ प्रोसेसेस क्या है। सबसे पहले बात हम करेंगे कि जब लाइफ आई इस धरती पर, इस अर्थ पर लाइफ आई, वो आपको पता है कि वाटर में लाइफ आई, सबसे पहली सेल्स बनी, तो उसका क्या सोर्स था। तो देखिए, जो फर्स्ट लाइफ आई थी, फर्स्ट लाइफ आई, उसका जो सोर्स था वो था कार्बन। जो कार्बन था, कार्बन सोर्सेस जो बेसिक हमारे मॉलिक्यूल हैं, उन्हीं से मिलकर के फर्स्ट लाइफ बनी थी। इसके अलावा और भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती गई और इसके बाद अमाइनो एसिड और न्यूक्लिक अम्ल वगैरह बना दिया। लेकिन जो फर्स्ट हम कह सकते हैं कि कार्बन जो इम्पोर्टेंट था, कार्बन बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट था उस समय, लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बाद में जब एक सिंगल कोश का बनने लगी, सिंगल सेल बनी, एक कोश की जीव बने, तो उनमें भी जो सोर्स ऑफ फूड था, जो उनको जीने के लिए चाहिए, वो भी कार्बन सोर्स ही था। कार्बन सोर्स सबसे ज्यादा है जो उनको जीने के लिए एज ए फूड चाहिए, और वो फूड कार्बन उसमें होना चाहिए। चाहे आप ग्लूकोज लें, चाहे आप कुछ भी लें एज ए फूड, उसमें कार्बन जरूर होगा। कार्बन इज द बेसिक एलिमेंट जो एक लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं कि लाइफ प्रोसेस में क्या करें, क्या ऐसा लाइफ प्रोसेस में होता है जो एक लाइफ को हमेशा मेंटेन रखती है। तो लाइफ प्रोसेस में हम याद रखेंगे जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं, उपापचयी क्रियाएं हैं। देखिए बच्चों, आप सबसे ज्यादा समझने पे फोकस करेंगे, समझने पे फोकस करिए। नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे, नोट्स तो है हर जगह, बुक है आपके पास। लेकिन अगर आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो गया, समझ आ गई कोई चीज, तो वो हमेशा आपके दिमाग में बनी रहेगी। तो जो उपापचय क्रियाएं हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप घर पे बैठे भी हैं या क्लास में बैठे भी हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सो भी रहे हैं, तब भी आपके लाइफ को चलाने की क्रियाएं चल रही हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चल रही हैं कि क्या कर रही हैं, ये कार्बन जो सोर्स है, फूड सोर्स है, उसको क्या करते हैं ये कोशिकाएं या सेल, चाहे सिंगल सेल हो चाहे मल्टीपल सेल्स हों, बहुकोशिकीय मानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो भी उन सेल्स को कार्बन सोर्स चाहिए। उपापचयी क्रियाएं करती रहती हैं, रिस्पिरेशन करती रहती हैं, एक्सक्रीशन करती रहती हैं, एनाबॉलिक क्रियाएं करती रहती हैं। छोटे छोटे मॉलिक्यूल जुड़ करके क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल अगर जाते हैं तो उनको तोड़ करके सिंपल मॉलिक्यूल बनाते हैं, ताकि वो पूरे सेल में, पूरी बॉडी में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सकें। लाइफ के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो बनाए रखें हमेशा, ये बहुत ज़रूरी बात है। तो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है कि मेटाबॉलिक प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है कि मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होती है। तो देखिए क्या है, अब बात ये आती है कि सपोज एक सेल बाहर के इन्वायरमेंट से कार्बन सोर्स लिया, फूड लिया, और उसके अंदर कैसे गया। मेन बात यह है कि एक सिंगल सेल कैसे ले सकती है, छोटे मॉलिक्यूल्स तोड़ करके ले सकती है, कैसे ले सकती है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ले सकती है, विसरण भी कहते हैं उसको। इस तरह से वो ले सकती है, एक्सचेंज कर सकती है डायरेक्ट वातावरण से। लेकिन उसके पहले उसको वो क्या करेगी, सिंपल में तोड़ेगी, तभी सेल के अंदर मॉलिक्यूल जा सकते हैं। कोई ऐसा नहीं जा सकता है कि कोई फूड का टुकड़ा चला जाए, ऐसे नहीं जाएगा ना। किससे जाएगा, एक सिंपल मॉलिक्यूल से जाएगा। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस में हमारी जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग मैं बताता हूँ कि मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या है।
हम बात ये कर लेते हैं कि मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या है। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है, उपापचयी क्रियाएं क्या हैं? उपापचयी क्रियाएं क्या हैं? ये देखिए दो तरह के हैं। एक है एनाबॉलिक प्रोसेस, एनाबॉलिक प्रोसेस, और दूसरी है कैटाबॉलिक प्रोसेस। मैं इसको समझाता हूं। ऐसी क्रियाएं जो सिंपल मॉलिक्यूल्स को जोड़ करके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं। सिंपल मॉलिक्यूल्स क्या हैं? जैसे उन्होंने कार्बन जोड़ा, छोटे छोटे कार्बन है ना, पोटेशियम है, सोडियम है, इस तरह से उन्होंने जोड़ा और जोड़ करके क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स बना। मतलब सिंपल से उन्होंने क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाया। सिंपल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाया, वो आपका हो गया एनाबॉलिक प्रोसेस। कैसे? एग्जांपल में जैसे क्या होता है, ग्लूकोज का बनना, ग्लूकोज बने, ठीक है, प्रोटीन बने, अमाइनो अम्ल मिलकर के क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे, ये ठीक है, प्रोटीन का अम्ल। कुछ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स बने, पॉलीसैकेराइड्स वगैरह बने। इन सब का बनना ही क्या है, एनाबॉलिक प्रोसेस है। मतलब एडिटिव प्रोसेस, इसको क्या कह सकते हैं, शॉर्ट वर्ड में कह सकते हैं एडिशन वाली प्रोसेस है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल करके जोड़ करके एडिटिव प्रोसेस होती हैं ये, जो छोटे मॉलिक्यूल जुड़ करके बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसके बाद क्या होता है, अगर कोशिका के अंदर बड़े मॉलिक्यूल बन रहे हैं क्रियाओं से, उनके अंदर मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं, बड़े मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो उनको फिर सिंपल मॉलिक्यूल तोड़कर दूसरी कोशिकाओं में भेजना है। क्योंकि अगर कोशिका के अंदर सिंथेसिस हो गए बड़े मॉलिक्यूल, तो उनको छोटे में तोड़ करके दूसरी कोशिका को भी तो देना होता है, और उसके लिए फिर जरूरत पड़ती है कैसे वो जाए, कौन सी प्रोसेस अपनाए। तो देखिए जो हायर एनिमल्स होते हैं उनमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप हुआ। ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे हम लोगों में क्या है डेवलप हुआ, एक ब्लड सिस्टम है। ब्लड सिस्टम से क्या होता है, छोटे मॉलिक्यूल ब्लड के द्वारा दूसरे कोशिकाओं में जाया करते हैं। या एक जगह से, जैसे हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद क्या हुआ, हमारे इंटेस्टाइन में गया, और इंटेस्टाइन में उस खाने को पचाया गया, डाइजेस्ट किया गया, और उससे जो छोटे मॉलिक्यूल मिले वो कोशिकाएं जो है लिया, और क्या किया, ब्लड के थ्रू दूसरे कोशिकाओं में भेजा जाता है, एक जगह से दूसरी जगह। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी इसी एवोल्यूशन का परिणाम है कि डायरेक्ट हर कोशिका को थोड़ी ना मिल पाएगा। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप हुआ। अब सिंगल सेल है, मान लीजिए सिंगल सेल है, एक सिंगल सेल है, तो क्या है, डायरेक्ट इन्वायरमेंट है, इधर एक इन्वायरमेंट है, और ये कोशिका एक सिंगल सेल है। तो डायरेक्ट एक्सचेंज यहीं से करेगा, वातावरण से करेगा, बाहरी वातावरण और अपनी कोशिका के अंदर। तो डायरेक्ट क्या हो सकता है, विसरण हो सकता है, डिफ्यूजन हो सकता है, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, इस तरह के क्रियाएं अपनाएगा। लेकिन जब मल्टी सेलुलर की बात आती है कि जैसे बहुत सारे अंग हैं, वो अलग अलग कोशिकाओं के बने हैं, उनमें एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाया जाए, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ डेवलप हुआ, मल्टी सेलुलर में डेवलप हुआ, ना कि सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डेवलप हुआ। तो कैटाबॉलिक में क्या हम पढ़ेंगे, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स हैं जो कोशिका के अंदर बन गए कॉम्प्लेक्स, जैसे मान लीजिए ग्लूकोज बन गया। अब ग्लूकोज को तोड़ना भी है, क्योंकि बैलेंस करना बहुत जरूरी है। जैसे ग्लूकोज बनाया, प्रोटीन बनाया, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बनाया, लेकिन अब वो दूसरी कोशिकाओं को भेजने के लिए इनको डायरेक्ट भेज नहीं देगा, तो क्या करेगा, इनको फिर से तोड़ेंगे, क्योंकि हमें बैलेंस रखना है। जीवन को चलाने के लिए कहते हैं लाइफ को बैलेंस रखना पड़ता है, लाइफ अगर बैलेंस नहीं तो कैसे काम चलेगा। तो कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ती हैं, यानी कि इनको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। क्या है, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होती हैं। ये कैसी हैं, अपघटित वाली क्रियाएं हैं। कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ करके उसका यूज करती है, सेल यूज करेगी। तो मेरे ख्याल से जैव प्रक्रम में इसके अलावा जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप हुआ है, एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलप हुआ है, ये सारी जैव प्रक्रम को ही मेंटेन करने के लिए होती हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसको कहते हैं कंडक्शन सिस्टम, प्लांट में कंडक्शन सिस्टम आ जाता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, इनके लिए एक क्या है, अलग से अंग बना दिया गया। मल्टी सेलुलर में अलग से अंग डेवलप हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम।
तो इस तरह के एवोल्यूशन जब हो रहा था, विकास हो रहा था, तो जरूरत के हिसाब से हर चीज बनती चली गई, इवॉल्व होती चली गई। तो हम जड़ प्रक्रम में हमारा जो फोकस है, मेन हमको यही पढ़ना है कि कैसे फूड यानी कि न्यूट्रिशन जाता है बॉडी के अंदर और कैसे मिलता है, प्लांट कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, कैसे एक्सक्रीशन करते हैं, कैसे ऑक्सीजन जाती है। सेल को ऑक्सीजन भी चाहिए, ऑक्सीजन का देखिए बड़ा रोल है। यहाँ पर हमने लिख दिया सिंपल से कॉम्प्लेक्स, तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम पढ़ देते हैं कि फोटोसिंथेसिस, फूड बनाने की जो प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, फोटोसिंथेसिस कहलाती है, और इसमें कैटाबोलिक को हम रेस्पिरेशन कह देंगे। तो ऑक्सीजन देखिए क्या है, ऑक्सीजन भी क्या करती है हमारे शरीर में, गैसों का भी बड़ा रोल है। ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, फिर उस ऑक्सीजन से क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कॉम्प्लेक्स जो ग्लूकोज होता है उसको तोड़ा जाता है, उसको कहते हैं हम सेलुलर रेस्पिरेशन। ये सारी प्रोसेस हमको पढ़नी है। तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों कि हमको क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, कि क्या क्या हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए हमारा जो टॉपिक है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है कि हम कोई चीज फूड के फॉर्म में लेते हैं, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिया, और हमारी कोशिका क्या करेगी, उसको एज एनर्जी यूज करेगी, उस फूड से एनर्जी लेगी। ये हमारा हो गया न्यूट्रिशन। मतलब आप बाहर से कुछ भी लेते हैं और वो एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी काम करता है, वो न्यूट्रिशन है। अब आप न्यूट्रिशन में एज ए फूड क्या ले सकते हैं, एज ए फूड आप प्रोटीन ले सकते हैं, प्रोटीन लेते हैं एज अ फूड। आप कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं, ठीक है, बसा ले लेते हैं, फैट ले लेते हैं आप। तो ये सब एज ए फूड ले रहे हैं, ग्लूकोज ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट में आ गया ग्लूकोज, मोनोसैकेराइड्स में आ गया। तो इस तरह की चीज़ें आप ले रहे हैं, खाने के रूप में ले रहे हैं, और वो खाने के रूप में आपके शरीर में पाचन डाइजेशन हुई, और उनसे जो है सिंपल मॉलिक्यूल निकले और कोशिकाओं में सेल्स में गया। तो ये आपका न्यूट्रिशन हो गया। तो इसी न्यूट्रिशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है प्लांट में फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। हिंदी वाले स्टूडेंट जो है इसको प्रकाश संश्लेषण समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस देखिए क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में जब पौधों के हरे भाग सनलाइट की प्रेजेंस में सनलाइट को लेकर के लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, खाना बनाते हैं और यूज करते हैं। रॉ मटेरियल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट, और यहाँ पर मैं सनलाइट लिख दूंगा, वैसे तो कोई भी लाइट में बहुत सारे पौधे खाना बना सकते हैं। और सनलाइट और क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वो ग्रीन है। वहाँ पर क्लोरोफिल है, इसका मतलब ग्रीन है। तो मैंने कहा प्लांट का वो ग्रीन पार्ट जो क्या करता है, सनलाइट को लेता है, एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्शन करके क्या करते हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शन है, सिंगल स्टेप की रिएक्शन नहीं होती है, और खाना बनाती है C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ये रिएक्शन होते ही, ये रिएक्शन जब होती है तो ग्लूकोज बनता है, वाटर बनता है, और ऑक्सीजन भी बनती है, और पौधे क्या करते हैं, अपने खाना बनाने के चक्कर में ग्लूकोज रिलीज कर देते हैं। तो अपने ग्लूकोज बनाने के चक्कर में क्या कर देते हैं, बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। तो ये है फोटोसिंथेसिस। लेकिन ये आपको सिंगल स्टेप दिख रही है, सिंगल स्टेप नहीं है। अगर आप 11th में जाएंगे, 10th वाले 11th में जाएंगे तो इसका डिटेल पढ़ेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, रिडक्शन होता है, और H2O का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और ये अलग अलग जगह होता है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, दो रिएक्शन से कंप्लीट होती हैं। एक प्रकाशीय रिएक्शन है जिसको लाइट रिएक्शन कहते हैं,
एक अप्रकाशीय रिएक्शन है जिसे डार्क रिएक्शन कहते हैं। तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होने पर क्या होता है, वाटर निकलता है, और रिडक्शन कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर क्या बनाती है, ग्लूकोज बनाती है। तो ये याद रखेंगे, ये दोनों ही स्टेप क्लोरोप्लास्ट के अलग अलग, जो हरित लवक होता है क्लोरोप्लास्ट के अलग अलग पार्ट में होती है, लेकिन दोनों को कंबाइन कर दो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कंबाइन कर देते हैं, तब जो है हमारा ग्लूकोज बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये फोटोसिंथेसिस को हम और डिटेल में देखें। फोटोसिंथेसिस के 3 स्टेप याद रखेंगे। सबसे पहला स्टेप है कि लाइट को यूज करके केमिकल लाइट एनर्जी को क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को यूज करके क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी में बदलते हैं। पहला नंबर केमिकल एनर्जी में बदला जाता है फोटोसिंथेसिस में। दूसरा नंबर क्या है, CO2 प्लस H2O ऑक्सीडेशन रिड्यूस होकर के क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। और तीसरा नंबर क्या है, वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है और वाटर से ऑक्सीजन निकालते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है, ये लाइट रिएक्शन में होता है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर के ग्लूकोज बनाते हैं रिएक्शन करके, और आपका ये आता है कि वाटर से ही ऑक्सीजन निकलती है, इसको कहते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो इसको और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। हाई स्कूल में थोड़ा सा इतना ही दिया है, लेकिन हम इसको फाउंडेशन के बेस पर आगे और भी डिटेल बताऊंगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए, अच्छा लगे पूरा देखिए, और बच्चों को आगे शेयर करिए, बच्चों को बोलिए कि जो है मनीष बायो वाला यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। और इम्पोर्टेंट बात, समझने पे ज़्यादा फोकस करना है, याद तो अपने आप हो जाएगा। अगर आपको एक बार समझ आ गया तो फिर आपको कभी भूलने वाला नहीं है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट।